वांग खान ने तैमुजिन को अपने रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। लेकिन वांग खान ये भूल रहा था कि उसका सामना अब उस तैमुजिन से है जो उसके कबीले में रहते हुए इतना ताकतवर बन चुका था, जिसे छूना भी उसकी सोच से परे था, क्योंकि अब दौर शुरू हो चुका था तैमुजिन से चंगेज खान बनने का, जहां वो अपना एक अलग रास्ता चुन चुका था, जिसमें आने वाले हर साम्राज्य को वो पूरी तरह ध्वस्त करके अपने साथ मिलाता चला गया। तो दोस्तों, चंगेज खान का पूरा इतिहास जानने और समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। बहुत जल्द ये मौका वांग खान के हाथ लग गया। जब तैमुजिन एक जंग से अपने सिपाहियों के साथ वापस लौट रहा था, उस वक्त वांग खान ने धोखे से तैमुजिन को मारने के लिए अपने सिपाहियों की एक टुकड़ी रवाना कर दी। लेकिन वांग खान के इस धोखे की खबर वक्त रहते तैमुजिन को मिल चुकी थी, जिसके बाद वो अपने सारे सिपाहियों के साथ पहाड़ियों में छिप गया। और जैसे ही वांग खान के सिपाही वहां पहुंचे, तैमुजिन अपने सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने अपने सभी दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले के बाद तैमुजिन वांग खान के इरादों को पूरी तरह समझ चुका था और वांग खान की साजिश को ध्यान में रखते हुए वो अपने लश्कर को एक सुरक्षित जगह पर ले गया। न चाहते हुए भी अब उसने एक खतरनाक जंग की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि तैमुजिन ने वांग खान से अपने रिश्ते और अपने बाप यसुगई के पुराने रिलेशंस को देखते हुए एक खत वांग खान की तरफ भेजा, जिसमें लिखा हुआ कुछ इस तरह था: बहुत साल पहले जब तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गद्दी से बेदखल किया था, तो मेरे बाप यसुगई ने उन्हें हराकर तुम्हारी गद्दी दोबारा तुम्हें वापस दिलाई थी। फिर जब तुमने मुझे अपने कबीले में पनाह दी, तो तुम्हारा कबीला बहुत कमजोर हालात से गुजर रहा था। उस वक्त मैंने तुम्हें न सिर्फ तुम्हारे भाई के षड्यंत्रों से बचाया, बल्कि तुम्हारे कबीले को ताकतवर करके उसे ऊंचाई तक पहुंचाया और कई मौकों पर तुम्हारी जान भी बचाई। और बदले में तुमने मुझ पर धोखे से हमला करवाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। लिहाजा इन सारी बातों को भुलाया जा सकता है और आपस में होने वाले खून खराबे को भी रोका जा सकता है। अगर तुम मुझे मारने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दोगे तो यह मुमकिन होगा। इस खत को पढ़ने के बाद वांग खान ने इस पर कोई ध्यान न दिया और जंग करने के अपने फैसले पर अडिग रहा। उधर तैमुजिन ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। वांग खान और तैमुजिन दोनों ने अपने अपने तौर पर आसपास के कबीलों तक इस जंग में अपना साथ देने के लिए पैगाम भिजवाए अब, क्योंकि तैमुजिन एक नौजवान लड़का और जबरदस्त योद्धा था, जिसकी बहादुरी पर हर कोई फिदा था और आसपास के कबीलों में वो अपनी अच्छी पैठ भी रखता था। जबकि वांग खान एक ढलता हुआ सूरज था। ये हर कोई ये जानता था कि तैमुजिन के बगैर वो कुछ नहीं है। यही वजह थी कि ज्यादातर कबीले तैमुजिन के साथ आ गए और फिर वो वक्त आ गया जब एक खुले मैदान में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। इस जंग में दोनों तरफ के बहुत से सिपाही तो मारे गए, लेकिन साथ ही वांग खान और उसका बेटा भी मारा गया। इस जीत के साथ तैमुजिन में हैवानियत और घमंड भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया था। उसने वांग खान और उसके बेटे के सरों को काटकर कबीले में टंगवा दिया और जंग में बंदी बनाए गए जिन सिपाहियों ने इसको अपना सरदार मानने से इनकार किया, उन्हें इसने खोलते हुए पानी में डलवाकर मरवा दिया। बहरहाल तैमुजिन का झंडा अब वांग खान के कराबत कबीले में लहराया जा चुका था और वो अब इस कबीले का नया सरदार था। ये इतनी बड़ी जीत थी जिसने तैमुजिन की धाक हर तरफ बढ़ा दी थी और यही वजह थी कि इसकी बात को काटना अब किसी के लिए भी आसान न था। तैमुजिन ने अपने इस बढ़ते रुतबे का भरपूर फायदा भी उठाया। उसने सब कबीलों के सरदारों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह तय किया गया कि इन सब कबीलों का एक सेंटर और एक सरदार होगा। इन सबका दुश्मन भी एक ही होगा और उसका मुकाबला भी ये सब साथ ही करेंगे। इस तरह आपस की लड़ाइयां और खून खराबा बंद हो जाएगा और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इन सब कबीलों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जिसे मंगोल नाम दिया गया।
इस ग्रुप में बहुत से नए कानून बनाए गए जिसके सर्कल में रहकर काम करना हर एक इंसान पर जरूरी हो गया। लेकिन इस मंगोल बिरादरी में अब तक कोई सरदार न था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बिरादरी के बड़े बड़े मंत्रियों, कमांडरों और सिपाहियों ने जिंगीज खान यानी तैमुजिन को अपना सरदार बना दिया, और इसकी बहादुरी और काबिलियत को देखते हुए इसे खानों का खान यानी चंगेज खान की उपाधि से नवाजा गया। अब चूंकि चंगेज खान इतनी बड़ी रियासत और पूरी मंगोल बिरादरी का अकेला सरदार था, तो उसने अपनी रियासत में बड़े बड़े जनरल और कमांडरों को भी बैठा दिया था। उसका फौजी लश्कर भी अब बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी इतनी बड़ी रियासत भी अब चंगेज खान को छोटी नजर आ रही थी। वो इसे और दूर तक फैलाना चाहता था। उसने आसपास के तमाम कबीलों में अपना मैसेज भेज दिया कि वो या तो चंगेज खान के झंडे तले आ जाएं और या फिर जंग के लिए तैयार रहे। जिसने इसकी बात को माना वो बच गया, और जिसने भी इसके प्रपोजल को ठुकराया उसे चंगेज खान की फौज ने बुरी तरह रौंद डाला। जबरदस्त कत्लेआम और तबाही मचाकर वहां अपना कमांडर बैठा दिया जाता था। साल दर साल गुजरते रहे और चंगेज खान का कई राज्यों पर कब्जा होता रहा। वो ताकतवर से और ताकतवर होता गया। उस वक्त चंगेज खान की उम्र 44 साल थी जब उसने जिन यानी जो आज के दौर में चीन कहलाता है, उसमें बसे यिन किंग साम्राज्य को दिया जाने वाला टैक्स को रोक दिया। इस टैक्स को रोकने का मतलब था यिन किंग साम्राज्य से सीधी बगावत। यह साम्राज्य कोई छोटा मोटा या मामूली साम्राज्य नहीं था, बल्कि उस दौर के बड़े और ताकतवर एम्पायरों में से एक था, जिनके अंदर छोटी बड़ी कई रियासतें मौजूद थीं, और ये सब रियासतें यिन किंग के अंडर ही आती थीं, जो इसे भारी भरकम टैक्स भी अदा करती थी। यह साम्राज्य उस दौर में बहुत मालदार और अपने वक्त से कहीं ज्यादा आगे था, जिसके तीन तरफ बड़े बड़े और मजबूत किले और एंट्री वाले रास्ते में एक बड़ी और मजबूत दीवार बनी हुई थी, जिसके अंदर खूबसूरत घर और आलीशान इमारतें बनी थीं, जो अपने आप में एक अजूबा था। यह एम्पायर उस जमाने के नए और खतरनाक हथियारों से पूरी तरह तैयार था। इस एम्पायर में दाखिल होना दुश्मन के लिए बिल्कुल भी आसान न था, लेकिन चंगेज खान इसे जीतने के लिए निकल चुका था। उधर यिनकिंग के राजा वाई वांग को जब चंगेज खान के इरादों का पता चला तो उसने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि चंगेज खान एक मजबूत और बड़ी फौज का मालिक था, लेकिन इसकी फौज यिनकिंग एम्पायर के आगे अब भी कमजोर थी। लेकिन चंगेज खान को इस बात से कोई फर्क न पड़ा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अब तक कई जंगें लड़कर जंग का हर एक पैंतरा सीख चुका था। उसकी सेना अब यिनकिंग एम्पायर के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन यिनकिंग में घुसना उसके लिए बिल्कुल भी आसान न था, जिसकी वजह थी यहां की मजबूत दीवार, जिसे भेदना नामुमकिन था। एक भीषण युद्ध छिड़ चुका था, अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले जारी थे। अब तक चंगेज खान की फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और इस जंग को चलते हुए भी अब 1 साल बीत चुका था, लेकिन जीत अब भी कोसों दूर थी। लंबी खिंचती इस जंग में चंगेज खान ने बड़ी ही चालाकी से दुश्मन फौज के कुछ बड़े बड़े कमांडरों और जनरलों को गद्दी का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने दुश्मन फौज का ध्यान भटकाने के लिए अपनी फौज को 3 टुकड़ियों में बांट दिया, और उसकी ये रणनीति कामयाब भी रही। दोनों फौजी टुकड़ियां दुश्मनों से लड़ती रहीं, और बड़ा लश्कर रक्षक दीवार को पार करता हुआ एम्पायर में दाखिल हो गया। जिस मौके की इसे तलाश थी वो अब मिल चुका था। चंगेज खान की फौज ने इस एम्पायर में दाखिल होते ही वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। उसने एक ऐसी तबाही मचाई जिसके बाद न तो कोई घर सुरक्षित रहा और ना ही कोई आदमी जिंदा बचा। हर वो चीज जो इसके रास्ते में आई उसे वो रोंदता चला गया। तकरीबन 1.5 साल चली इस जंग के बारे में मॉडर्न हिस्टोरियन का कहना है कि सन 1215 की इस जंग में दूर दूर तक उजड़े और जलते हुए घरों के साथ लाशों के ढेर नजर आ रहे थे। इस जंग में कई लाख लोग कत्ल हुए। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस जंग में 3 लाख या उससे भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इस साम्राज्य को चंगेज खान की फौज ने बुरी तरह रौंद डाला था, और ये उनके लिए कोई नया काम न था, क्योंकि उसने अब तक जितने भी इलाकों को पराजित किया था उनका यही हश्र किया था। बहरहाल
यहां से चंगेज खान ने बहुत बड़ी तादाद में सोना, चांदी, जवाहरात, रेशम, कालीन, हथियार और हर वो कीमती चीज जिसने इस साम्राज्य को तरक्की दी थी, उसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा औरतों और बच्चों को जो इस जंग में बच गए थे, उन्हें गुलाम बना लिया और इस पूरे साम्राज्य को उसने अपनी नई रियासत में बदल दिया। लेकिन चंगेज खान का यह चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसके दुश्मनों में एक नया नाम तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म का जुड़ चुका था, जिसकी सल्तनत और फौज की तादाद चंगेज खान की फौज से कहीं ज्यादा थी। लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी चंगेज खान ने उस सल्तनत का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन यह जंग इतनी खतरनाक थी, जिसने चंगेज खान की बुनियादों को भी पूरी तरह हिला के रख दिया था, जो आगे चलकर इसके खात्मे की वजह भी बना। तो दोस्तों, चंगेज खान की इस हिस्ट्री में अभी बहुत कुछ देखना और सुनना बाकी है। बने रहें सर्कल डॉक्यूमेंट्री के साथ।